पुरानी गार्ड ने प्रशांत को घेर लिया। उनकी निगाहें उसे भेद रही थीं। प्रशांत को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह उसके लिए अच्छा संकेत नहीं है, और वह थोड़ा घबरा गया। कमांडर वरुण, वेन परिवार के साथ आपके संबंध को देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि मैं प्रशांत इतना नीच या घिनौना नहीं हूं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर गंभीरता से कहा, मुझे अभी अभी मेरे बेटे की मृत्यु का दुखद समाचार मिला, इसीलिए मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थीं। मैं विनम्रतापूर्वक आपकी समझ की गुजारिश करता हूं। वरुण शांत हो गया, फिर बोला, भाई प्रशांत, यदि तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो तुम्हें बस एक काम करना होगा। वह क्या है? प्रशांत ने पूछा। वेन परिवार की शक्ति का उपयोग करके सिटी लॉर्ड के मनोर को विकराल से जुड़े किसी भी सुराग को जड़ से खत्म करने में सहायता करें। हम उस जैसे दुष्टों को जनता पर विपदा लाने की अनुमति नहीं दे सकते। मुझे विश्वास है कि सिटी लॉर्ड नकुल आपकी सहायता की सराहना करेंगे। वरुण के शब्द दमदार और वाक्पटु थे। यह तो स्वाभाविक है। प्रशांत को सोचने के लिए रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसका चेहरा घनी नफरत से भर गया और उसने दांत पीसे। विकराल ने मेरे बेटे को मार डाला। मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके जिंदा खा जाने से ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। कमांडर वरुण, कृपया निश्चिंत रहें। वेन परिवार उस शैतान की जांच और पीछा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। वरुण का भाव नरम पड़ गया और उसने अपने गार्डों को दूर जाने का इशारा किया। भाई प्रशांत, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। कमांडर वरुण, कृपया मुझे बताएं। आप स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह निवास स्थान प्रेतवाधित है, फिर भी आपने यंग लॉर्ड आर्यन को चेतावनी नहीं दी। यदि यह बात फैलती है तो मुझे डर है कि यह आपके लिए बहुत आलोचना लाएगा। वरुण ने कहा, अनजान लोग यह मान सकते हैं कि वेंट परिवार ने उस प्रेतवाधित घर का उपयोग उनसे छुटकारा पाने के लिए किया था। प्रशांत का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और उसने तुरंत इनकार कर दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं प्रशांत कभी भी इतना बेशर्म और घिनौना काम नहीं करूंगा। मैं सिटी लॉर्ड नकुल को इस बारे में सूचित करूंगा, वरुण ने गंभीरता से कहा। इसके अलावा मुझे स्पष्ट रूप से कहने दें, अगर यंग लॉर्ड आर्यन के यहां रहने के दौरान कुछ भी गलत होता है तो वेन परिवार जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा। प्रशांत के होंठ फड़फड़ाए और उसने एक कठोर मुस्कान जबरन दी। कमांडर वरुण, कृपया निश्चिंत रहें। अंत में वरुण ने सिर हिलाया। उसने आर्यन को रहस्यमय तरीके से देखा, फिर हाथ हिलाया। तो हम चलते हैं। यह कहकर वह पुरानी गार्ड को साथ लेकर चला गया। प्रशांत लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा, मौन। अचानक वह तेजी से घूमा और आर्यन को घूरने लगा। उसकी निगाहें भयावह रूप से काली थीं, क्योंकि वह जवाब पाने के लिए दबाव डाल रहा था। अभी क्या हुआ? आर्यन ने शांति से कहा, आपका बेटा मेरे आने से 2 घंटे पहले आया था। मेरे यहां पहुंचने से पहले क्या हुआ, यह मैं कैसे जान सकता हूं? वह रुका, फिर अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता था। मैंने पहले ही खुबानी क्लिनिक का प्रबंधन संभाल लिया है, तो आपका बेटा यहां क्यों था? प्रशांत बेचैनी से आगे पीछे हुआ। आर्यन के सवाल पूरी तरह से तर्कसंगत थे, जिससे वह उससे आगे पूछताछ नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद उसने अपनी उंगली फैलाई और आर्यन की ओर इशारा किया। उसका चेहरा स्याह और रोबदार था। जब वह बोला तो उसने प्रत्येक शब्द पर जोर देने के लिए विराम लिया। मैं इसकी तह तक जाऊंगा। मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ था। इतना कहकर वह मुड़ा और अपने सेवकों को साथ लेकर चला गया। अरमेंद्र ने उन्हें गायब होते देखा। जब वे नजर से ओझल हो गए, तभी अरमेंद्र ने प्रशंसा से आह भरी। कमांडर वरुण, आपके तरीके सचमुच लाजवाब हैं। आर्यन ने उसकी ओर देखा। शक्ति और अधिकार की साजिशें अंततः केवल तुच्छ चालें हैं। कुछ वास्तव में शक्तिशाली साधक हत्या के दृश्य को फिर से बनाने के लिए अपनी अद्वितीय गुप्त कलाओं का आह्वान कर सकते थे। वह रुका, मानो उसे चिंता हो कि अरमेंद्र समझ नहीं पाया। फिर उसने जोड़ा, यदि तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो तो तुम दिमागी खेलों में बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं लगा सकते? अरमेंद्र स्तब्ध रह गया।
फिर गंभीरता से बोला, भाई आर्यन, आप सही कह रहे हैं। मन ही मन वह खुशी से पागल हो रहा था। भाई आर्यन ने मुझे फिर से ज्ञान दिया। यह एक अद्भुत संकेत है। कल सुबह शहर से 10 मील बाहर ग्रेट अजूर के किनारे लगे शहतूत के बाग में मेरा इंतजार करना। आर्यन ने लापरवाही से उसे आदेश दिया, फिर मुड़कर अपने कमरे में चला गया। उसकी नजरों में जो कुछ हुआ वह एक मामूली अंतराल था, जो किसी और चिंता के लायक नहीं था। शहर से 10 मील बाहर ग्रेट अजूर के किनारे एक बाग, वह मुझे वहां किस लिए ले जा रहा है? अरविंद्र थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसने सिर हिलाया, उन विचारों को परे धकेला और भाग गया। उसने अभी अभी अपने हाथों से जतिन को मारा था। उसे तुरंत अपने पिता अरेंद्रा को सूचित करना था। आंगन ने अपनी सामान्य शांति फिर से हासिल कर ली। सूरज की रोशनी टिड्डी के पेड़ के हरे भरे पत्तों के छाते से होकर गुजरी, जिससे जमीन पर धब्बेदार रोशनी के निशान पड़ गए। अरमेंद्र के जाने के तुरंत बाद हरीश, वैद्य विद्या और क्लिनिक के बाकी कर्मचारी आर्यन से मिलने आए। जब उन्होंने देखा कि वह जीवित और ठीक है, तो वे आखिरकार शांत हुए और जल्द ही वे अपने रास्ते पर चले गए। आर्यन अपनी मेज के सामने बैठा मॉर्टल एज को अपने सामने पकड़े हुए खामोशी से उसकी जांच कर रहा था। तलवार ने अभी अभी 8 लोगों को मारा था। ब्लेड की ठोस स्याही जैसी कालिमा पर खून का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके किनारों पर एक हल्की दुर्भावनापूर्ण आभा थी। यह अंततः सिर्फ एक नश्वर हथियार है, जिसके विकसित होने की गुंजाइश कम है। फिर भी कम से कम थोड़े समय के लिए यह ठीक काम करेगा। अंत में आर्यन ने नश्वर किनारा को म्यान में रखा, फिर मेज पर लटकी पीली आत्मा पोषण लौकी पर नजर डाली। मानो उसकी नजर को भांपते हुए महक की दबी हुई आवाज गूंजी, रहस्यवादी गुरु, आप, क्या मेरे लिए कोई आदेश है? उसकी आवाज नरम और मीठी, शुद्ध और मधुर थी। बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्यन ने धीरे से अपनी उंगलियों को डेस्क पर थपथपाया। उसके पास पहले से ही एक योजना थी कि वह महक के साथ क्या करेगा। लौकी से चुपचाप सफेद धुएं का एक झोंका निकला और महक की छोटी आकृति हवा में तैरती हुई दिखाई दी, जो अपनी लाल पोशाक में अद्भुत लग रही थी। उसकी युवावस्था वाली मुख मुद्रा और बड़ी आंखें थीं, और वह सिर झुकाए कांपती हुई थोड़ी भोली सी लग रही थी। आर्यन बुदबुदाया, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, जब मैं मूल दांव में कदम रखूंगा तो मैं तुम्हारी आत्मा का उद्धार करूंगा और तुम्हें इस दुनिया से मुक्त कर दूंगा। महक ने अपनी पोशाक के किनारे को सहलाया और कमजोर ढंग से पूछा, और दूसरा विकल्प क्या है, रहस्यवादी गुरु? दूसरा विकल्प सरल है, हम एक सौदा करेंगे। उसने अपनी ठोड़ी को सहलाया और उसे देखा, मानो एक दूरी से। मैं तुम्हें एक साधना तकनीक दूंगा और तुम्हें एक सच्ची भूत साधक बनने में मदद करूंगा। बदले में तुम्हें मेरे अनुरोध से सहमत होना होगा। आपको मुझसे क्या चाहिए? उसने ऊपर देखा। उसके युवा हल्के मोटे चेहरे पर एक उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति थी। अपने शरीर का उपयोग मेरी भट्ठी के रूप में करो, उसने लापरवाही से कहा। जब मैं मूल दांव से स्पिरिट दांव में कदम रखूंगा तो एक बार दोहरे साधना, डबल कल्चरेशन में मेरा साथ दो। साधना के 4 महान चरण थे, मार्शल दांव, मूल दांव, स्पिरिट दांव और प्रोफाउंड दांव। प्रत्येक को विभिन्न रियल्मों में उपविभाजित किया गया था। मार्शल दांव में ब्लड सर्कुलेशन रियल्म, क्यू एक्यूम्युलेशन रियल्म, इनर फर्नेस और निर्वाणा रियल्म शामिल थे। मूल दांव में ग्रेन अवॉइडेंस, ओरिजिन पैलेस और गैदरिंग स्टार्स रियल्म शामिल थे। उससे ऊपर स्पिरिट दांव के 3 रियल्म थे। उनमें से पहले को स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन रियल्म कहा जाता था। इस चरण पर पहुंचने पर अपनी मूल शक्ति को एक स्पिरिचुअल ओरिजिन में परिवर्तित करना आवश्यक था, जिसमें यिन और यांग आपस में मिश्रित हों। अपने पिछले जन्म के अनुभव के आधार पर वह जानता था कि यदि वह स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन रियल्म में कदम रखते हुए अपने पिछले आत्म से आगे निकलना चाहता है, तो दोहरा साधना इसका एक उत्कृष्ट तरीका था। बेशक दोहरे साधना के बिना भी उसके पास वह कदम उठाने के अन्य तरीके थे। इसमें बस अधिक प्रयास लगता और उसे एक अवसर की तलाश करनी पड़ती,
लेकिन अगर वह अभी महक को अपनी भविष्य की भट्ठी के रूप में पोषित करना शुरू कर देता है, तो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन रियल में प्रवेश करने का समय आने पर उसे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। दोहरा दोहरा साधना। महक स्पष्ट सदमे में हकलाने लगी। फिर उसके गोरे रंग के चेहरे पर लाली छा गई। उसके गुलाबी गाल अब इतने लाल थे कि वे जलते हुए लग रहे थे। उसकी पलकें कांप उठीं और वह अपने सीने में सिर छिपा लिया। जितना हो सके उतनी शर्मीली लग रही थी। आर्यन ने अपनी बात जारी रखी। इतना शांत लग रहा था मानो इनमें से किसी से भी उसका कोई लेना देना न हो। सही कहा। यदि तुम सहमत होती हो तो समय आने पर मैं तुम्हें एक अद्वितीय दोहरे साधना की तकनीक सिखा सकता हूं। यह न तो तुम्हें थकाएगी और न ही तुम्हारे मूल को नुकसान पहुंचाएगी। इसके विपरीत तुम्हारी साधना भी एक स्तर ऊपर चली जाएगी। वह रुका, फिर बोला, बेशक, यदि तुम अनिच्छुक हो तो भी ठीक है। मैं इतना बेताब नहीं हूं कि तुम्हारे जैसी छोटी येन आत्मा का फायदा उठाऊं। अपने पिछले जीवन में यदि उसने यह घोषणा की होती कि वह एक दोहरे साधना साथी चाहता है, तो अमर सुंदरियाएं और देवियां पतंगों की तरह उसकी दहलीज पर टूट पड़ती। आखिरकार आर्यन तलवार सम्राट के साथ दोहरा साधना करना, दांव की अपनी खोज में अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की इच्छुक किसी भी महिला के लिए सौभाग्य की एक विशाल बात थी। यह ऐसा अवसर था जिसे पाया जा सकता था लेकिन खोजा नहीं जा सकता था। क्या महक इस बात को समझ सकती थी? शायद नहीं, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन रियल्म अभी भी बहुत दूर था। सोच लो, मुझे जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है, आर्यन ने कहा। यह कहकर वह उठा और जाने के लिए मुड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह दूर जाता, महक ने उसे वापस बुलाया। वह घबराई हुई लग रही थी। रहस्यवादी गुरु, मैंने फैसला कर लिया है। ओ? आर्यन की भौहें ऊपर उठ गईं और उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, तुमने क्या चुना? दूसरा विकल्प। उसकी आवाज मच्छर जितनी धीमी थी, बमुश्किल सुनाई दे रही थी और उसका खूबसूरत चेहरा तेज लाल था। उसने आर्यन की निगाहों से मिलने की हिम्मत भी नहीं की। आर्यन वास्तव में यह नहीं समझा। वह सिर्फ एक येन आत्मा है। वह इतनी शर्मीली क्यों है? उसने इसके बारे में सोचा, फिर कहा, एक बार जब तुम फैसला कर लेती हो तो तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। क्या तुम समझती हो? महक का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। यह स्पष्ट था कि वह घबराई हुई थी। हकलाने से पहले उसने कई गहरी सांसें लीं। मैं समझती हूं, आर्यन ने आगे कहा। हालांकि मैं तुम्हें एक साधना विधि सिखाने जा रहा हूं और हालांकि मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना रहा हूं और तुम्हें खुद को ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। समझती हो? मैं समझती हूं। महक ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। आर्यन ने कुछ देर सोचा, फिर जोड़ा, भले ही तुम मेरी दोहरे साधना साथी बन जाओ, तुम मेरी पत्नी या उपपत्नी नहीं बनोगी और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। क्या तुम समझती हो? महक दंग रह गई। फिर वह हकलाने लगी, रहस्यवादी गुरु, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसी चीजों की लालसा करने की हिम्मत नहीं करती। यह सुनकर आर्यन ने आखिरकार संतुष्टि में सिर हिलाया। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक और दिन देता हूं। यदि तब तक तुम्हारा मन नहीं बदला तो मैं तुम्हें एक साधना तकनीक सिखाऊंगा। यह कहकर वह उठा, दरवाजा धकेला और चला गया। दोपहर हो चुकी थी और उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था। कुछ और करने से पहले उसे अपनी भूख शांत करने की जरूरत थी। जहां तक महक के विचारों की बात थी, उसे अनुमान लगाने की भी परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसका दिल पत्थर का था। वह भावनाहीन नहीं था, लेकिन उसके पास अपने पिछले जन्म के 1,08,000 वर्षों की मानसिक स्थिति और अनुभव था। वह लंबे समय से प्रेम के मामलों से खुद को अलग कर चुका था। यदि उसे किसी ऐसी महिला से मिलना तय था जो उसका दिल चुरा ले, तो वह स्वाभाविक रूप से उसे संजोता और उस पर प्यार लुटाता। यदि नहीं, तो वह मामले को आगे नहीं बढ़ाता। जहां तक दोहरे साधना, आकस्मिक रोमांस, एक रात के संबंधों की बात थी, यदि सभी सहमत थे तो उसे आनंद क्यों नहीं लेना चाहिए? जब आर्यन तलवार सम्राट अपने मामलों का संचालन करता था तो उसने कभी भी
प्रेम या भोग को खुद को परेशान नहीं करने दिया। आरेंद्रा परिवार। कुल के विशाल हॉल में केवल दो लोग थे, आरेंद्रा और अरमेंद्रा। जब अरमेंद्रा ने अपने पिता को वह सब बता दिया जो आज हुआ था, तो वह घबराए बिना नहीं रह सका। आरेंद्रा एक लंबी चुप्पी में डूब गए। फिर वह ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी संतुष्ट, आनंदित हंसी सीधे दिल से निकली और यह काफी देर तक पूरे हॉल में गूंजती रही। अरमेंद्रा तुरंत शांत हो गए। तभी उन्होंने पूछने की हिम्मत की, पिताजी, क्या आपको भी लगता है कि मैंने ठीक किया? आरेंद्रा सीधे उनके पास गए और उनके कंधे पर जोर से थपथपाया। ठीक? तुमने ठीक नहीं किया। तुम इससे बेहतर कर ही नहीं सकते थे। तुम में हिम्मत है बच्चे, मुझे आश्चर्य है। अरमेंद्रा ने अपना दुखता कंधा रगड़ा और मुस्कुराया। पिताजी, मैंने सिर्फ 2 दिन आर्यन का साथ दिया है, लेकिन आप सही थे। मैंने पहले ही बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे लगता है कि इससे पहले मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। इसका मतलब है कि तुमने सही व्यक्ति का साथ चुना है। आरेंद्रा आह भरे बिना नहीं रह सके। आर्यन एक छिपी हुई प्रतिभा है, लेकिन वह जल्द ही अपनी वास्तविक चमक को प्रकट करेगा और देर सवेर ऊंचाइयों पर चढ़ जाएगा। अगर तुम उसका साथ दोगे तो तुम भी उसके साथ प्रसिद्धि पाओगे। अरमेंद्रा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, पिताजी, मैंने इनमें से किसी बारे में नहीं सोचा। मुझे बस लगता है कि जब मैं आर्यन भाई के साथ समय बिताता हूं तो मुझे अक्सर लगता है कि मेरा क्षितिज विस्तृत हो रहा है। आरेंद्रा ठहाका मारकर हंस पड़े। मेरे बच्चे, ऐसा नजरिया होना ही सबसे अच्छा है। अंधी चापलूसी से वह तुम्हारे बारे में कम सोचेगा और तुम खुद को ही नीचा करोगे। उसके साथ ईमानदारी से पेश आना ही सबसे अच्छी नीति है। वह प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सके। आरेंद्रा परिवार के मुखिया के रूप में वह आर्यन के नेटवर्क की ताकत या उनकी अलौकिक विधियों को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? औषधि में उनकी उपलब्धियों ने तो प्रसिद्ध वैद्य विद्या को भी प्रशंसा में आह भरने पर मजबूर कर दिया। तलवार बनाने में उनके कौशल ने तो लोहित को भी उन्हें ग्रैंड मास्टर कहने के लिए राजी कर लिया। और वह तो भूतों को भगाना भी जानते थे। इन सबके साथ उनके पीछे खड़ी शक्तिशाली हस्तियां भी हैं, नकुल और स्पिरिट जेड मार्क्वेस तथा अन्य लोग। आर्यन एक छिपे हुए अजगर जैसा था। उनके बेटे का उनके साथ सेवा करना एक आशीर्वाद था। तुम्हें जतिन की हत्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वरुण और नकुल के बीच प्रशांत के पास आर्यन की भागीदारी का पता लगाने का कोई रास्ता नहीं है। आरेंद्रा मुस्कुराए। इसके विपरीत यह पूरी तरह से संभव है कि विकराल की मौत और डेथब्रिंगर गेट से उसका संबंध वेन परिवार को फंसाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह प्रशांत और परिवार के मुखिया सौरभ दोनों के लिए एक वास्तविक सिरदर्द होगा। अरमेंद्रा खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, पिताजी, क्या आपने डेथब्रिंगर गेट के बारे में सुना है? उनके पिता रुके, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। यह लगभग 100 साल पहले की बात है। डेथब्रिंगर गेट महानझोऊ में शीर्ष विधर्मी गुट था, जिसके विशाल संख्या में शिष्य पूरे राष्ट्र में फैले हुए थे। उन्होंने अपनी विधर्मी कलाओं की खेती के नाम पर अनगिनत निर्दोषों की बलि दी, जिससे वे ईश्वर और मनुष्य दोनों के क्रोध का शिकार हुए। उनसे सार्वभौमिक रूप से घृणा की जाती थी। अंत में महानझोऊ के शाही परिवार ने हमारी नंबर 1 पवित्र भूमि हिडन ड्रैगन स्वॉर्ड सेक्ट से सांसारिक अमर का एक समूह भेजा, ताकि वे कुलीनों के साथ मिलकर उन्हें जड़ से उखाड़ सकें। इसमें 3 साल लग गए, लेकिन अंत में डेथब्रिंगर गेट का पतन हो गया और वह हवा में गायब हो गया। उस घटना को डेथब्रिंगर का क्लेश कहा गया था। उस दिन से डेथब्रिंगर गेट का अस्तित्व समाप्त हो गया। हालांकि कई दुष्ट लोग बच गए और पूरे साम्राज्य में बिखर गए, लेकिन उनके लिए किसी सार्थक तरीके से इकट्ठा होना मुश्किल है। आजकल मुझे डर है कि कुछ ही लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। अरमेंद्रा को आखिरकार समझ आया। तो आप कह रहे हैं कि विकराल डेथब्रिंगर के क्लैश से बचा हुआ कोई व्यक्ति था, या शायद बचे हुए गुट का कोई शिष्य? सबसे अधिक संभावना यही है। आरेंद्रा ने सिर हिलाया, फिर ठंडी हंसी हंसे। डेथब्रिंगर गेट 100 से अधिक वर्षों से खत्म हो चुका है। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि इस विधर्मी गुट ने
अपनी जीवन शक्ति कैसे वापस पाई। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं, बचे हुए लोग केवल अंधेरे की आड़ में और बंद दरवाजों के पीछे ही काम करने की हिम्मत करते हैं, जैसे चूहे खोजे जाने के डर से छिपते हैं। अगर उन्हें ढूंढा गया तो हर कोई उनके खिलाफ एकजुट हो जाएगा। उन्होंने रुक कर आगे कहा, अगर प्रशांत वास्तव में वर्षों से विकराल के बारे में जानता है तो यह डेथ ब्रिंगर गेट के बचे लोगों के साथ मिली भगत करने के बराबर है। ऐसा अपराध पूरे वैन परिवार पर आपदा लाने के लिए पर्याप्त है। अरमेंद्रा की आंखें चमक उठीं और उन्होंने खुशी से अपने हाथ रगड़े। पिताजी, जब नकुल को इस बारे में पता चलेगा तो क्या वह वैन परिवार को सबक सिखाने के इस अवसर को सीज करेंगे? आरेंद्रा एक पल के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने सिर हिलाया। पहले ऐसी खोज वास्तव में वैन परिवार को एक जबरदस्त झटका देती, लेकिन अब स्थिति अलग है। वह क्यों? क्योंकि वैन परिवार में एक ग्रैंड मास्टर की शिष्या होने वाली है। आरेंद्रा की आवाज में अनजाने में ही सही ईर्ष्या का भाव झलक रहा था। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि आर्या हेवन ओरिजिन एकेडमी में प्रवेश करने के तुरंत बाद गौरी देवी का पक्ष जीत जाएगी। शिष्या बनना तो दूर की बात थी, ऐसी ऊंची स्थिति सिटी लॉर्ड को भी डराने के लिए काफी थी। अरमेंद्रा के दिल में भावनाओं की लहरें दौड़ गईं और वह शांत नहीं हो सका। वह आखिरकार समझ गया कि ग्रैंड मास्टर की शिष्या का शीर्षक वास्तव में कितना भारी था, सिटी लॉर्ड का एस्टेट। जब उन्होंने वरुण की रिपोर्ट सुनी तो विद्वान सिटी लॉर्ड नकुल सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। आपने इस घटना को अच्छी तरह से संभाला। प्रशांत और उनका बेटा विकराल के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने इसे गुप्त रखा। उन्होंने अपने पूरे परिवार पर आपदा को न्योता दिया है। नकुल ठंडी हंसी हंसे। वह स्वाभाविक रूप से विकृत संगठन डेथ ब्रिंगर गेट के बारे में भी जानते थे। सिटी लॉर्ड, क्या हमें वैन परिवार को उनकी जगह दिखाने के लिए इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए? वरुण ने फुसफुसाते हुए पूछा। उनकी आंखें चमक उठीं। यह सही समय नहीं है। नकुल ने सिर हिलाया। युवा स्वामी आर्यन ने पहले ही विकराल का निपटारा कर दिया है, जिसका मतलब है कि हमारे पास कोई गवाह नहीं है। इसके अलावा उनके बीच से अभी अभी एक ग्रैंड मास्टर की शिष्या सामने आई है। चाहे कुछ भी हो, हमें उनका सम्मान करना होगा। हम लापरवाह नहीं हो सकते। वह रुके, फिर पूछा, युवा स्वामी आर्यन ने इस बारे में क्या कहा? वरुण हक्के बक्के रह गए। उन्होंने वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कहा। नकुल बड़बड़ाए, हम इस मामले को अपने हाथों में नहीं ले सकते। हमारा अगला कदम बस शहर में गांव वर्म की तलाश करना है, बस इतना ही। याद रखना, एक बार जब आप अपनी जांच पूरी कर लें तो आप युवा स्वामी आर्यन को रिपोर्ट करेंगे? जी सर। वरुण ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, कुछ और भी है। नकुल को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने एक सोने का नक्काशीदार निमंत्रण निकाला, जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले ही तैयार कर लिया था, और वरुण को सौंप दिया। यह ड्रैगन गेट भोज का निमंत्रण है। कृपया आर्यन युवा स्वामी को यह देने के लिए समय निकालें। वरुण ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन वह खुद को यह कहने से रोक नहीं पाए, सर, युवा स्वामी आर्यन के आचरण को देखते हुए मुझे डर है कि वह इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने से घृणा करेंगे। नकुल मुस्कुराए और सिर हिलाया। कौन कहता है कि मैं उनकी भागीदारी का अनुरोध कर रहा हूं? मैंने उन्हें एक वीआईपी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वह हमारे साथ युवाओं की मार्शल क्षमता को देख और उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। वरुण तुरंत समझ गए। सिटी लॉर्ड नकुल इसे उनके और आर्यन के बीच की खाई को पाटने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। अचानक एक गार्ड पास आया और रिपोर्ट दी, सिटी लॉर्ड, परिवार के मुखिया सौरभ और दूसरे एल्डर प्रशांत भेंट के लिए आए हैं। नकुल ने लापरवाही से कहा, उन्हें अंदर लाओ। फिर हंसे। कमांडर वरुण, आप अनुमान क्यों नहीं लगाते कि वे यहां क्यों आए हैं? वरुण भी हंसे, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, वे निस्संदेह यहां डेथ ब्रिंगर गेट के साथ किसी भी संबंध से खुद को बरी करने आए हैं। आखिरकार अगर आरोप साबित हुआ तो किसी भी पल आपदा आ सकती है। नकुल ने अनुमोदन में सिर हिलाया। उससे अलग
वे विकराल को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सबसे अधिक संभावना है कि हमारे समर्थन का अनुरोध करेंगे। आखिरकार वे प्रशांत के बेटे की मौत को बिना सजा के नहीं जाने दे सकते। जैसा कि अपेक्षित था, जब सौरभ और प्रशांत आए और उन्होंने अपने इरादे की घोषणा की, तो यह ठीक वैसा ही था जैसा नकुल ने उम्मीद की थी। नकुल पहले ही मन बना चुके थे। वह उनकी प्रतिष्ठा बहाल करेंगे और विकराल को पकड़ने के उनके प्रयासों में सहयोग करेंगे। उस रात सिटी लॉर्ड के ओल्ड गार्ड और वेन परिवार के गार्ड दोनों ने कार्रवाई की, शहर में किसी भी संदिग्ध चीज की तलाश की। इसने पूरे शहर में खलबली मचा दी और भारी ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं था। रात की हवा गुजरी और चांदनी पानी की तरह साफ थी। आर्यन आंगन में खड़ा था और पाइन एंड क्रेन बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का कई बार अभ्यास करने के बाद उन्होंने मॉर्टल एज को उठाया और अपने तलवार कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वूश वूश वूश। उनका लंबा पतला कद अचानक एक अमर की तरह अलौकिक हो गया। उनकी तलवार उनके साथ चली। तलवार की धारें टूटते तारों की तरह बिखर गईं। जब वे आपस में टकराएं तो चिंगारियां उड़ीं। वह बिजली की तरह तेज थे। एक क्षण भंगुर छाया। शांत रात का आकाश पानी की तरह लहरदार हो गया, जैसे कि लंबी तलवार खुद चांदनी को काट रही हो। इसकी कोमल चमक के नीचे एक अस्पष्ट छाया प्रकट हुई और गायब हो गई, जैसे टिमटिमाती लौ। तेज, बहुत तेज। मायावी तलवारें आपस में मिलीं और तलवार की रोशनी सुंदर ढंग से बदल गई। यहां तक कि आर्यन स्वयं भी क्षणभंगुर और अलौकिक लग रहे थे, जिन्हें पहचानना मुश्किल था। यह रिजॉइसिंग स्वॉर्ड सूत्र था। अपने वीर भाव पर पूरी तरह से अधिकार करके आप एक आनंदमय हवा बाहर निकाल सकते थे। इस सूत्र का सार हवा की तरह मुक्त और बंधनहीन होना था, अनियंत्रित और हर जगह एक साथ मौजूद होना, जहां आप पहुंच नहीं सकते थे या जा नहीं सकते थे। रिजॉइसिंग स्वॉर्ड सूत्र में केवल 6 चालें शामिल थीं। गैलेक्सीज को खींचना, सूर्य और चंद्रमा को तोड़ना, पहाड़ों और समुद्रों को विभाजित करना, उदासी को काटना, शुद्धता का सीमांकन और 10 दिशाओं में घूमना। पिछली रात आर्यन ने एक ही झटके में 100 से अधिक गॉलवर्म का वध करने के लिए गैलेक्सीज को खींचना पर भरोसा किया था। यह उन अंतिम तलवार शैलियों में से एक थी जिसे आर्यन ने अपने पिछले जीवन में बनाया था। इसकी सरासर शक्ति और इसके मूल दांव की गहनता इसे इंपीरियल रियल्म की तलवार शैलियों के बीच भी शीर्ष के करीब रखने के लिए पर्याप्त थी। दुर्भाग्य से अपनी खेती की सीमाओं के कारण वर्तमान आर्यन ज्यादा से ज्यादा तलवार सूत्रों के रुख और गतिविधियों का अभ्यास कर सकते थे। वह इसके सार या गहनता को महसूस नहीं कर सकते थे। इसके सार के बिना, ग्रैंड दांव या गहन सत्यों के बिना, यह ज्यादा से ज्यादा मार्शल दांव की तलवार कला थी। खेती की दुनिया में मार्शल दांव की गुप्त तकनीकों को निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांत के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। कलाएं नियमों से हीन थीं और नियम दांव से हीन थे। जब जादू कला की बात आती है तो जादू पहले आता है और कला बाद में। लेकिन दांववादी जादू में दांव को जादू पर प्राथमिकता मिलती है। मार्शल दांव के 4 रियल्मों ने नश्वरता के क्रमिक त्याग का प्रतिनिधित्व किया और उनके विशेषज्ञ जो मार्शल आर्ट्स का उपयोग कर सकते थे, उन्हें अभी तक पूरी तरह से सांसारिक से बाहर निकलना बाकी था। दिन के अंत में वे केवल कला या तकनीक थे। मार्शल दांव की तकनीकों को शक्ति के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। 4 वर्गीकरण थे: पीला, गहन, पृथ्वी और स्वर्ग। पीला ग्रेड सबसे नीचे था, जबकि स्वर्ग ग्रेड सबसे ऊपर था। प्रत्येक ग्रेड को आगे उच्च, मध्यम और निम्न में विभाजित किया गया था। आमतौर पर बोलते हुए, ब्लड सर्कुलेशन रियल्म के कृषक ज्यादा से ज्यादा पीले ग्रेड की मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर सकते थे। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यूई एक्यूम्यूलेशन, इनर फर्नेस और निर्वाणा रियल्म के कृषक क्रमशः गहन, पृथ्वी और स्वर्ग ग्रेड के अनुरूप थे। भले ही आप ब्लड सर्कुलेशन रियल्म कृषक को एक गहन ग्रेड मार्शल आर्ट्स फेंक दें, लेकिन उनकी खेती के साथ उन्हें अपनी पूरी शक्ति का एहसास करना मुश्किल होगा। संक्षेप में, जब मार्शल आर्ट्स की बात आती है तो उच्च ग्रेड मार्शल आर्ट्स हमेशा बेहतर नहीं होते थे।
उन्हें आपकी वर्तमान खेती के अनुरूप होना चाहिए था। बेशक, हमेशा मुट्ठी भर राक्षसी प्रतिभाएं रही हैं जिन्होंने इन नियमों को तोड़ा और उच्च स्तरीय तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए अपनी खेती की सीमाओं को तोड़ दिया। उदाहरण के लिए, रिजॉइसिंग स्वॉर्ड सूत्र, जिसका आर्यन अभ्यास कर रहे थे। हालांकि इसे केवल एक कला माना जाता था, अगर आप वास्तव में इसका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि यह सामान्य तकनीकों से कहीं परे था। एक बर्तन चाय बनाने में जितना समय लगता है, उसके बाद ठन, आर्यन की दिव्य आकृति थम गई। वह आंगन के केंद्र में खड़ा था और उसने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। उसकी तलवार की अंतिम गूंज के साथ लहराता हुआ अंधेरा और चांदनी अपनी पिछली शांति को फिर से पा गए। अद्भुत! आर्यन की आंखें चमक उठीं और वह मदहोश कर देने वाले आनंदमय तरीके से बंधन मुक्त महसूस कर रहा था। उसने इसे आनंदित तलवार क्यों कहा? उसका शरीर रंगीन कांच जैसा था, उसका हृदय सूर्य और चंद्रमा जैसा दीप्तिमान फिर भी शांत। वह शरीर और मन दोनों से आनंदित था। यह उन कारणों में से एक था जिनकी वजह से आर्यन तलवार के दांव के प्रति इतने समर्पित थे। हाथ मुंह धोने के बाद आर्यन अपने कमरे में लौटे। जो जिनसेंग चाय उन्होंने पहले से बनाकर रखी थी, उसे उठाया और पूरा कप पी लिया। तरल ने तुरंत उनकी थकावट को दूर कर दिया। रिफाइनिंग मसल चरण की तुलना में रिफाइनिंग सिन्यू चरण में मेरी प्रगति स्पष्ट रूप से धीमी है, आर्यन ने सोचा, क्योंकि वह चुपचाप अपने शरीर में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस कर रहे थे। लेकिन अब जब मैंने एप्रिकॉट क्लिनिक में निवास कर लिया है, तो मेरे पास जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है। जब तक मैं सुधार की इस दर को बनाए रखता हूं, मैं 1 महीने के भीतर रिफाइनिंग सिन्यू चरण को पूरी तरह से पूरा कर लूंगा। लेकिन चाहे जो भी हो, रिफाइनिंग बोन शुरू करने से पहले मुझे आध्यात्मिक औषधियों की आपूर्ति जमा करनी होगी। मैं केवल साधारण औषधीय जड़ी बूटियों पर निर्भर रहकर अपने कंकाल को मज्जा जैसे पाला, मैरो लाइक फ्रॉस्ट, के स्तर तक मजबूत करने की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। आर्यन आह भरे बिना न रह सके। उन्होंने मूल रूप से एजो क्लाउड पहाड़ों में घूमने की योजना बनाई थी। ये पहाड़ सैकड़ों मील तक फैले हुए थे, विशाल और व्यापक। निस्संदेह इनमें ऐसे स्थान शामिल थे जहां आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित थी। आध्यात्मिक औषधियां हमेशा ऐसी जगहों पर ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन हाल ही में वह अपनी साधना में व्यस्त थे और काफी कुछ चीजें हुई थीं। इन सब ने पहाड़ में औषधियां खोजने की उनकी योजनाओं में देरी कर दी थी। रहस्यवादी गुरु, मैंने फैसला कर लिया है। अचानक मेजक की दबी हुई आवाज लौकी के अंदर से आई। आर्यन चकित रह गए। रात में यहां और कोई नहीं है। आप अपनी मर्जी से घूम सकती हैं। हर समय लौकी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऊ ऊ ओ। कुछ ही देर में मेजक अपनी लाल पोशाक में ऊपर तैरती हुई आई। उसका प्यारा सा छोटा चेहरा शर्माया हुआ था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रहस्यवादी गुरु, आपके आदेश के बिना, मैंने अनुमति के बिना जाने की हिम्मत नहीं की। बस, आपको इतना संकोची होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई खलनायक हूं। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। वह समझ गए थे कि जब भी वह उन्हें देखती थी तो वह एक सहमे हुए खरगोश की तरह जम जाती थी, इतनी डरी हुई कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करती थी। वह दबी आवाज में भी बात करती थी। जब उनकी निगाहें मिलीं तो उसकी आंखें दहशत और विस्मय से भरी थीं। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह उसे नियमित रूप से धमकाते हों। उनके शब्दों के बावजूद वह अभी भी सतर्क लग रही थी। आर्यन ने इस मामले को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने कहा, आपने क्या फैसला किया? महन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मानो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अंत में उसने अभी भी आर्यन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। रहस्यवादी गुरु, मरने से पहले की मेरी कोई यादें नहीं हैं। मैं उनके बिना इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए इसलिए आर्यन ने उसके वाक्य को पूरा किया। तो आपने साधना करने का फैसला किया है और यह देखना चाहती हैं कि क्या आप अपनी खोई हुई यादें वापस पा सकती हैं? महन ने जल्दी से सिर हिलाया। हम आराम से, आर्यन ने फुसफुसाया।
भले ही आप उन्हें खुद से वापस ना पा सकें, मैं आपकी मदद करूंगा। जिस क्षण उन्होंने पहली बार मेहन को देखा था, उन्होंने पाया कि यद्यपि वह केवल निम्नतम श्रेणी की भूत थी, एकमात्र यिन आत्मा, उसका आत्मिक शरीर असामान्य रूप से शुद्ध था। इसमें यह तथ्य जोड़ दें कि वह अपना जीवन भूल चुकी थी, और आर्यन को महसूस हुआ कि उसके बारे में कुछ असामान्य था, जिसने उनकी रुचि बढ़ा दी। धन्यवाद, रहस्यवादी गुरु। मेहन की चमकीली आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। उसकी आंखें वास्तव में सुंदर थीं, बड़ी, जिनमें खोया जा सकता था। उसकी आंखों के कोने थोड़े तिरछे थे। उसकी आंखें चमकीली, फीनिक्स आंखें थीं। जब ऐसी आंखें मुस्कुराती थीं, तो वे जन्मजात आकर्षण के साथ चौंकाने वाली हद तक मोहक लगती थीं। अफसोस, वह अभी भी अपनी किशोरावस्था की एक युवती जैसी दिखती थी। वह सुंदर और शुद्ध थी, लेकिन उसमें परिपक्व आकर्षण की कमी थी। फिर भी यह निर्विवाद था कि वह उस प्रकार की भयानक सुंदरता में खिल उठेगी जो एक राष्ट्र को पलट सकती थी। उसके पास विकसित होने के लिए अभी भी बहुत जगह थी। सबसे पहले मैं तुम्हें 10 डायरेक्शंस असुर सूत्र के लिए शुरुआती मंत्र सिखाने जा रहा हूं। यह तुम्हारे आत्मिक शरीर को मजबूत करने और तुम्हें कदम दर कदम एक येनात्मा से एक प्रेत में बदलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा कहते हुए वह अपनी मेज के सामने बैठ गए, कागज और एक ब्रश निकाला और पृष्ठ पर स्याही बिखेरने लगे। एक प्रेत बनने पर एक भूत का आत्मिक शरीर इतना केंद्रित हो जाता था कि उन्हें अब धूप से डरने की आवश्यकता नहीं होती थी। वे बाकी सभी की तरह ही नश्वर दुनिया में चल सकते थे। भूत साधक के मार्ग पर ठीक से कदम रखने का यही एकमात्र तरीका था। इसके अलावा भूत साधक साधारण साधकों से भिन्न थे। उनकी आत्मिक शक्ति उनके भौतिक शरीर का स्रोत थी। उन्हें साधारण मार्शल कलाकारों की तरह अपने मांस, रक्त या क्यूई को मजबूत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार एक प्रेत बनने पर वे सीधे मूल दांव में कदम रख सकते थे। लेकिन एक यिन आत्मा से प्रेत में विकसित होना आसान नहीं था। सबसे पहले उसे एक हॉन्ट बनना होगा, फिर एक स्पेक्टर, तभी वह एक प्रेत बन सकती थी। कुछ ही देर में आर्यन ने अपना ब्रश नीचे रखा और ताजी लिखी गई साधना तकनीक की ओर इशारा किया। एक नजर डालो। मेहन सावधानी से तैरती हुई आई। आर्यन के बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने सिर झुकाया और पाठ पर ध्यान केंद्रित किया। एक पल बाद उसने सांस छोड़ी और कहा, रहस्यवादी गुरु, मैंने इसे याद कर लिया है। इतनी जल्दी? आर्यन हैरान थे। उसने उनकी ओर देखा। उसकी निगाहें स्पष्ट और निर्दोष थीं, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी खोई हुई लग रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने सब कुछ एक नजर में याद कर लिया। एक बार पढ़ने पर मुझे हर शब्द बिना किसी बदलाव के याद है। आर्यन ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम्हारी समझने की शक्तियां आश्चर्यजनक रूप से अच्छी दो हैं। उस स्थिति में मैं आगे बढ़कर इसके गहन रहस्यों को समझाऊंगा। तुम्हारी याददाश्त को देखते हुए उन्हें याद रखना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने तकनीक के नाम से शुरुआत की। 10 डायरेक्शंस असुर सूत्र पश्चिमी सागर के भूत सम्राट द्वारा लिखा गया सर्वोच्च दांववादी क्लासिक है। साथ ही दुनिया के भूत साधकों की नजरों में नंबर 1 गुप्त धर्म ग्रंथ है। अपने पिछले जीवन में यह सूत्र प्राप्त करने के बाद आर्यन ने एक बार इसे पढ़ा और ध्यान से जांचा। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे, एक भूत साधक का मार्ग साधारण आत्मिक साधकों से पूरी तरह से अलग था। एक आत्मिक साधक का भौतिक शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वे अभी भी जीवित, सांस लेने वाले इंसान थे। वे अपनी आत्माओं को पोषण देने और मजबूत करने के लिए अपने रक्त, क्यूई और साधना का उपयोग करते थे। इसके विपरीत भूत साधक मृतकों के मार्ग पर चलते थे। जैसे ही वे कायापलट से गुजरते थे, उनका मार्ग उन्हें पाताल लोक तक ले जाता था। पश्चिमी सागर के भूत सम्राट को ही लें। वह नियमित रूप से खुद को पाताल लोक का दूत होने का दावा करते थे। आर्यन भी पाताल लोक के दांव से अनजान नहीं थे। पुनर्जन्म लेने और नए सिरे से साधना करने की उनकी क्षमता में संसार और पुनर्जन्म जैसी रहस्यमय अवधारणाएं शामिल थीं। दोनों पाताल लोकदांव का हिस्सा थे।
यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि महन उनके साथ साधना करती है, भले ही उसकी सफलता औसत दर्जे की हो, वह कम से कम पश्चिमी सागर के भूत सम्राट के समकक्ष बन जाएगी। कुछ ही देर में आर्यन ने साधना तकनीक की पेचीदगियों को विस्तार से समझाया। क्या आपके कोई अन्य प्रश्न हैं? महन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। रहस्यवादी गुरु, ऐसा लगता है कि यह साधना पद्धति वास्तव में समझना इतना कठिन नहीं है। आर्यन ने उसे गहरी नजर से देखा। अब से तुम इस सूत्र की साधना करोगी। दिन के दौरान तुम आत्मा पोषक लौकी में रहोगी। रात में तुम आंगन के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकती हो, लेकिन मेरे आदेश के बिना तुम्हें इसकी दीवारों से एक कदम भी बाहर नहीं जाना है। हां, महन ने विनम्रतापूर्वक उनके आदेश को स्वीकार किया। आर्यन का सामना करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं जानती थी कि अस्वीकार और प्रतिरोध क्या होते हैं। आर्यन मुड़ गए और उस पर और ध्यान नहीं दिया। वह लेट गए और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गए। देर रात सब कुछ शांत था। महन ने लंबे समय तक इंतजार किया, मानो हिम्मत जुटा रही हो। अंत में उसने अपनी पोशाक के किनारों को उठाया और सावधानी से कमरे के बाहर तैर गई और पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ गई। उसकी पोशाक का लाल कपड़ा हवा में लहरा रहा था। उसके पैर नंगे थे, जिससे उसकी गोरी त्वचा और पैर की उंगलियां दिखाई दे रही थीं, जो सफेद जेड से तराशी हुई लगती थीं। उसने रात की हवा का आनंद लेते हुए हवा में अपने पैर हिलाए। अंत में वह पूरी तरह से शांत हो गई। महन ने शाखाओं से ऊपर देखा और तारों भरे चांदनी वाले आकाश में झांका। उसकी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसके गुलाबी होंठ खुले और उसने एक मधुर अलौकिक धुन गुनगुनाई। एक प्राचीन राजा ने पश्चिमी सागर का दौरा किया और एकांतवासी ड्रैकोनिक विस्मय के बुजुर्ग से मुलाकात की। वह उत्तर की ओर गया, अमर पर्वत की आत्मा गुफाओं में प्रवेश किया और महान युवराज के आध्यात्मिक तावीजों को चुरा लिया। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के अंतिम ग्रंथों को हल्के में प्रकट नहीं किया जा सकता। जब तक भाग्य साथ न दे, आप इसे मजबूर नहीं कर सकते। जो कोशिश करते हैं वे अपनी मातृभूमि खो देते हैं। जैसे ही उसने अंतिम भाग गुनगुनाया, वह जम गई। एक अवर्णनीय दुख और उदासी उसके भीतर दौड़ गई। मैंने यह धुन कभी नहीं सीखी, तो मैं इसे क्यों गुनगुना सकती हूं? क्या यह मेरी खोई हुई यादों से संबंधित हो सकता है? लाल पोशाक वाली युवती चुपचाप रात के आकाश की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में खोया हुआ भाव था। हालांकि उसे एहसास नहीं था, आर्यन अपनी खिड़की के पास अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़े थे और बरगद के पेड़ के ऊपर लाल रंग की छोटी आकृति को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी कौंध गई। पश्चिमी सागर, ड्रैकोनिक विस्मय के बुजुर्ग, आत्मा गुफाएं और महान युवराज के चुराए गए तावीज। क्या दिलचस्प गीत है। अगले दिन सुबह ग्वांगलिंग शहर के बाहर ग्रेट एजोर के किनारे शहतूत के बाग में आसमान अभी पूरी तरह से चमका नहीं था, लेकिन अरमेंद्र पहले से ही वहां खड़ा इंतजार कर रहा था। जब पौ फटने ही वाली थी, तभी उसने दूर से एक परिचित आकृति को देखा। एक लंबा दुबला पतला युवक उसकी ओर टहल रहा था। उसके कपड़े जेड के रंग के थे और वह शांत तथा सांसारिक दुनिया से विरक्त लग रहा था। वह आर्यन था। आर्यन भाई, अरमेंद्र मुस्कुराया और उसे गले लगाने के लिए भागा। उसने एक शानदार नाशपाती की लकड़ी के डिब्बे में नाश्ता और गरम पुरानी शराब का एक बर्तन ले रखा था। तुमने अभी तक खाया नहीं होगा, है ना? यह हमारे रसोइये द्वारा तैयार किया गया बोन ब्रोथ और नाश्ता है, जबकि यह मेरे पिताजी के वाइन सेलर से है। यह 30 साल पुरानी शराब है। अरमेंद्र खुशी से हंसा। आर्यन हैरान रह गया। इन्हें अभी एक तरफ रख दो। मेरे अभ्यास खत्म करने के बाद इनका आनंद लेना ज्यादा देर नहीं होगी। यह कहकर वह शहतूत के बाग में चला गया और बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए पाइन एंड क्रेन बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अरमेंद्र पास ही इंतजार कर रहा था। वह बता सकता था कि आर्यन की तकनीक असाधारण थी, लेकिन वह उसकी किसी भी गहराई को समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए वह शांत रहा। उसकी प्रतिक्रिया उस दिन फिरोज या सिया द्वारा दिखाए गए सदमे जैसी बिल्कुल नहीं थी।
पूरे 2 घंटे बीत गए जब आर्यन ने अपना अभ्यास समाप्त किया। अरमेंद्र ने जल्दी से डिब्बे वाला भोजन खोला, सूप और नाश्ता निकाला और उन्हें पास के एक पत्थर के ऊपर व्यवस्थित किया। फिर उसने गरम शराब का बर्तन खोला और उसे प्यालों में डालना शुरू कर दिया। आर्यन ने कोई औपचारिकता नहीं की। वह पत्थर के पास आया, बेतरतीब ढंग से बैठ गया, अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और खाने लगा। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें आज यहां क्यों मिलने के लिए कहा? उसने पूछा। अरमेंद्र ने सिर हिलाया। मैंने इस बारे में सोचा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया कि क्यों। ड्रैगन गेट भोज 2 सप्ताह में शुरू हो रहा है। हाल ही में तुम मेरे साथ रहे हो और मेरे पास काम किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें भोज में बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं करने दे सकता। आर्यन ने एक घूंट शराब ली, आंखें बंद कर लीं और अपने होंठ चाटे। मन ही मन वह हां किए बिना नहीं रह सका। यह पुराना स्वाद सचमुच अलग है। अरमेंद्र तुरंत ही उत्तेजना से लगभग लड़खड़ा गया और उसकी आवाज कांप उठी। आर्यन भाई, आर्यन भाई, क्या आप मुझे निर्देश देने की योजना बना रहे हैं? तुम ऐसा कह सकते हो? आर्यन ने बोन ब्रोथ चखा। स्वाद अतुलनीय रूप से ताजा और स्वादिष्ट था और यह स्पष्ट था कि उन्होंने कम संख्या में कीमती औषधीय जड़ी बूटियां नहीं डाली थीं। यह एक मार्शल आर्टिस्ट के अभ्यास के लिए अत्यंत लाभकारी था। यह अरमेंद्र को लगा जैसे कोई खजाना उसकी गोद में गिर गया हो और उसका दिमाग खाली हो गया। उसने हर तरह की संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन उसके मन में कभी यह नहीं आया था कि आर्यन उसके अभ्यास को निर्देशित करने में मदद करेगा। बस एक बेवकूफ की तरह वहां खड़े मत रहो। जाओ और उस मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करो जिसमें तुम सबसे अधिक निपुण हो। आर्यन ने पास के एक खुले स्थान की ओर इशारा किया। अरमेंद्र ने जल्दी से सिर हिलाया और दौड़ पड़ा। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन तुरंत हरकत नहीं की। उसने खुद को शांत करने के बाद ही शुरुआत की। श्वास। जब उसने मुक्का मारा तो उसकी मुद्रा जबरदस्त थी। उसकी हरकतें जोरदार और बड़े पैमाने पर थीं। यह अरमेंद्र परिवार की अंतिम तकनीक थी, फॉर्म इंटेंशन 6 हार्मोनीज फिस्ट। आर्यन देखते हुए खा पी रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी भूख खत्म हो गई। वह अब और पीना भी नहीं चाहता था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जब तक अरमेंद्र ने पूरी फॉर्म इंटेंशन 6 हार्मोनीज फिस्ट का प्रदर्शन समाप्त किया, आर्यन ने अपने सिर को हाथों में ले लिया था और उसे सिर दर्द महसूस हो रहा था। आर्यन भाई, मैंने अपना अभ्यास खत्म कर लिया। अरमेंद्र पसीने से तर था और उसका उत्साह जोश से कांप रहा था। मार्शल दांव में तुम्हारी नींव मुश्किल से स्वीकार्य है, लेकिन मार्शल आर्ट्स में तुम्हारी निपुणता की कमी है। नहीं, वे पूरी तरह से गड़बड़ हैं। आर्यन ने आह भरी। वह लगभग अरमेंद्र को अभ्यास करते हुए देख नहीं पा रहा था। वह खाने के लिए भी खुद को तैयार नहीं कर सका। अरमेंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हक्का बक्का दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। कुछ ही देर में शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, आर्यन भाई, मैं सुधार के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। लेकिन मन ही मन वह थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। वह वर्तमान में रिफाइनिंग मसल चरण में था और उसके पिता के अनुसार उसकी नींव मजबूत थी। इसके अलावा फॉर्म इंटेंशन 6 हार्मोनीज फिस्ट पर उसका पहले से ही एक निश्चित स्तर का अधिकार था। यह कहीं भी उतना अपमानजनक नहीं था जितना आर्यन ने इसे सुनाया, लेकिन अरमेंद्र जानता था कि बहस करना ठीक नहीं है। फिर उसने देखा कि आर्यन उठा और उसी खुले स्थान पर खड़ा हो गया। इच्छा को आकार देने का क्या मतलब है? तुम्हें रूप और इरादा दोनों की जरूरत है। फॉर्म इंटेंशन 6 हार्मोनीज फिस्ट मन और इच्छा का, इच्छा और क्यूई का, क्यूई और बल का, कंधों और कूल्हों का, घुटनों और कोहनियों का और हाथों और पैरों का सामंजस्य है। वार तुरंत होते हैं, लक्ष्य से 1 इंच दूर होने पर भी पूरी ताकत से हमला करते हैं। जैसे ही वह बोला, वह हरकत में आया, उसी तकनीक की व्याख्या करते हुए जिसे अरमेंद्र ने अभी अभी किया था, यानी अरमेंद्र परिवार की फॉर्म इंटेंशन 6 हार्मोनीज फिस्ट। उसने मुक्का मारा, मोड़ा घुमाया और झपट्टा मारा। हरकतें तंग और सघन थीं।
उसका शरीर एक मुड़ी हुई रस्सी जैसा था। हर हरकत के साथ उसका वेग बढ़ता गया, जब तक कि वह एक पहाड़ की तरह शक्तिशाली, जबरदस्त और हावी नहीं हो गया। लेकिन इस सारी हरकत के बीच उसके कदम एक कतार वाले हल जितने स्थिर थे, और जब वह खड़ा हुआ तो उसके पैर जमीन में जड़े हुए लग रहे थे। वह दृढ़ था लेकिन कठोर नहीं, लचीला था लेकिन नरम नहीं। जैसे जैसे उसकी मुद्रा खींचती गई, उसकी हरकतें स्थिर और जोरदार बनी रहीं। अरमेंद्र की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल हिल गया। यह याद रखना, इस मुट्ठी तकनीक का मूल वाक्यांश है, रूप और इरादा एक समान, मूर्त और अमूर्त सह अस्तित्व में हैं और दृढ़ता और कोमलता मेल खाती हैं, जो गति और शांति के बीच संतुलन स्थापित करती है। हर बार जब तुम मुक्का मारो तो कल्पना करो कि तुम स्वर्गीय ड्रम पर हथौड़ा मारने के लिए एक दिव्य मूसल उठा रहे हो, जिसकी आवाज आसमान को चौंकाती है और पृथ्वी को हिलाती है, सुनने वालों की आत्माओं को स्तब्ध कर देती है। दूर से अरमेंद्र ने आर्यन को मुक्का मारते हुए देखा, जैसे वह एक पहाड़ उठा रहा हो, या स्वर्ग के द्वारों को हिला रहा हो, या वास्तव में जैसे वह एक आकाशीय ड्रम पर एक विशाल मूसल मार रहा हो। उस हावी वेग ने अरमेंद्र को अंदर तक हिला दिया। उसने अपनी सांस रोक ली, उसकी त्वचा तन गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह बस दूरी से देख रहा था, लेकिन केवल वेग ही मनमोहक था। क्या क्या यह सचमुच हमारे अरमेंद्र परिवार की फॉर्म इंटेंशन 6 हार्मोनीज फिस्ट है? अरमेंद्र इतना हिल गया कि उसने लगभग अपनी जीभ काट ली। वह हक्का बक्का दिख रहा था। यहां तक कि जब उसके पिता अपनी मुट्ठी तकनीक का अभ्यास करते थे, तब भी वह स्वर्ग को हिलाने वाली या इतनी क्रूर नहीं होती थी। थोड़ी देर बाद आर्यन रुका, फिर वहीं खड़ा हो गया। क्या तुम समझे? उसने पूछा। अरमेंद्र हक्का बक्का था। फिर उसने शर्माते हुए कहा, आर्यन भाई, मैं थोड़ा समझा, लेकिन मैं सार को नहीं समझ सका। उसकी आवाज कम हो गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अभी अभी वह सदमे में डूबा हुआ था। आर्यन की हरकतों के भीतर की गहराइयों पर गंभीरता से विचार करने के लिए वह शांत कैसे हो सकता था? यह बच्चा तो महक जैसी निम्न स्तरीय आत्मा से भी घटिया है। आर्यन ने मन ही मन सिर हिलाया। उसने एक पल के लिए विचार किया, फिर शहतूत की एक टहनी तोड़ी और मिट्टी में लिखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने उसे फेंक दिया और कहा, यह एक श्वास तकनीक है जिसे मैंने मौके पर ही ईजाद किया है। यह कुछ खास नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी फॉर्म इंटेंशन 6 हार्मोनीज फिस्ट के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। इसे याद रखना और आगे चलकर इसे अपने दैनिक अभ्यास में इस्तेमाल करना। अरमेंद्र जल्दी से पास आया और गंभीरता से पढ़ने लगा। इसके अलावा हर सुबह मुझे यहीं मिलो। मैं तुम्हें तुम्हारी मुट्ठी तकनीक पर निर्देश दूंगा, लेकिन मैं केवल 7 दिनों के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यदि तुम एक सप्ताह में ऐसे सरल गूढ़ सत्यों को समझ नहीं पाते हो, तो अब और मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। अपना समय लो और इस पर खुद विचार करो। मैं खुद वापस चला जाऊंगा। यह कहकर आर्यन जाने के लिए मुड़ा। अरमेंद्र वहां खड़ा रहा, क्षण भर के लिए हक्का बक्का। अचानक उसने गहरी सांस ली और दांत पीसे। आर्यन भाई ने अभी अभी मुझे सौभाग्य का एक अद्भुत स्ट्रोक दिया है। अगर मैं इसे पकड़ नहीं पाता तो बेहतर है कि मैं अपना सिर दीवार पर मारूं और मर जाऊं। यह अपेक्षित है। यह ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर कोई जन्मजात चतुर या राक्षसी रूप से प्रतिभाशाली है, खासकर इस तरह के आध्यात्मिक रूप से बंजर सांसारिक जगह में। मैं अरमेंद्र से बहुत ज्यादा मांग नहीं कर सकता। जैसे ही वह एप्रिकॉट क्लिनिक के रास्ते पर वापस आया, आर्यन आखिरकार समझ गया। उसके पास अपने पिछले जीवन का अनुभव था और उसने बहुत सारे बेजोड़ राक्षसी प्रतिभाओं को देखा था। इस प्रकार उसने अवचेतन रूप से अरमेंद्र पर अत्यधिक उच्च मानक रखे थे। क्लिनिक पर वापस जब उसने आर्यन को देखा तो स्टीवर्ड हरीश दौड़कर उसके पास आया। सर, मिस त्रिशा 2 मेहमानों के साथ मिलने आई हैं। वे इस समय एप्रिकॉट कॉटेज में आपका इंतजार कर रहे हैं। एप्रिकॉट कॉटेज, यह आर्यन के वर्तमान निवास का नाम था। 2 मेहमान? आर्यन हैरान था। उसने सिर हिलाया और क्लिनिक के पिछले दरवाजे से अंदर चला गया।
जब उसने आंगन के द्वार को धकेला तो उसने टिड्डी के पेड़ के नीचे 3 आकृतियों को आपस में बात करते देखा। उनमें से एक तृषा थी। उसने एक नीले हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी पतली आकृति को दर्शा रही थी, और उसके घने काले बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे जिससे उसकी लंबी गर्दन दिखाई दे रही थी। उसकी बर्फीली सफेद रंगत सूरज की रोशनी के नीचे हल्की सी चमक रही थी। वह एक चमकदार, खिलती हुई सुंदरता की तस्वीर थी। उसने उसे आखिरी बार दादी मां के जन्मदिन के भोज में देखा था, इसीलिए वे एक सप्ताह से एक दूसरे से नहीं मिले थे। जीजा जी, आप वापस आ गए? जब उसने आर्यन को देखा तो तृषा मुस्कुराई। उसकी घुंघराली पलकें और ओस भरी आंखें चमक उठीं, और उसके बर्फीले सफेद हाथ उसे बुलाने के लिए लहराए। यहां तक कि उसकी आवाज भी मीठी और आनंदमय थी। आर्यन के होठों पर मुस्कान की एक झलक आ गई। ऐसी जीवंत, चमकदार युवती का सामना करते हुए वह कैसे खुश नहीं हो सकता था। लेकिन जब उसने उसके साथ आए पुरुष और महिला को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान फीकी पड़ गई। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर आर्यन। महिला मुड़ी और आर्यन की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। वह भव्य रूप से सजी हुई और सुंदर थी, और वह एक ऑर्किड के शांत संतुलन के साथ खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखें बदलीं और उसने अनजाने में दुख और उदासी का एक भाव प्रकट किया जिससे वह नाजुक और असहाय लग रही थी। तुम यहां क्यों हो? आर्यन बाहर से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस अप्रत्याशित आगंतुक की अपनी यादों को दोहरा रहा था। नताशा। ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनर के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में से वह अकेली लड़की थी जो कभी उसके करीब थी। वह शांत और कोमल थी और उसने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। वह उसकी लगभग लगातार साथी रही थी। उस समय उसने अभी तक अपने पिछले जीवन की यादों को फिर से जागृत नहीं किया था, इसलिए वह अभी भी उदास और एकांत प्रिय था। लगभग कोई दोस्त नहीं था। नताशा की उपस्थिति उसके लिए एक बड़ा आराम थी। वे 3 साल तक दिन रात एक दूसरे के साथ रहे थे। हालांकि वे कभी आधिकारिक तौर पर प्रेमी नहीं बने थे, न ही वे कभी साथ रहे थे, लेकिन बाहर के लोग उन्हें एक जोड़े के रूप में देखते थे। लेकिन जिस पल उसने अपना अभ्यास खो दिया और उसे ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनर से बाहर निकाल दिया गया, नताशा गायब हो गई। उसने उसे तब से एक बार भी नहीं देखा था। जय परिवार में शादी के बाद भी वह लंबे समय तक उसके कारण उदास रहा था, और उसे जाने देना उसके लिए मुश्किल था। उसे एक से अधिक मौकों पर उसे खोजने और पूछने की इच्छा महसूस हुई थी कि वह इतनी हृदयहीन कैसे हो सकती है। यह कहना उचित था कि नताशा के लिए उसकी भावनाएं उसके दिल में एक गांठ थीं। हर बार जब वह उसके बारे में सोचता था तो उसका उत्साह डूब जाता था और उसका दिल दुखता था। लेकिन जाहिर है, जब उसने अपने पिछले जीवन की यादों को फिर से जागृत किया तो यह सब बदल गया। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह अचानक यहां दिखाई देगी। वह क्यों आई थी? मैं सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर निखिल और मैं मार्शल अंकल जगदीश के साथ यहां हैं, जो संप्रदाय के बाहर व्यावहारिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम कल ग्वांगलिंग शहर पहुंचे और मैंने सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर आर्यन के बारे में थोड़ा सुना, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। नताशा ने अपने गुलाबी होंठों को काटा। उसकी अभिव्यक्ति में दुख और दया का संकेत था। जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर आर्यन। नताशा के बगल में सुनहरे वस्त्रों में एक लंबा सुंदर युवक खड़ा था। उसने आर्यन की ओर सिर झुकाया। उसकी अभिव्यक्ति आरक्षित थी, लेकिन अगर आप करीब से देखते तो उसकी नजरें ठंडी और तिरस्कारपूर्ण थीं। जाहिर है, उसने आर्यन का अभिवादन केवल शिष्टाचार के लिए किया था, न कि किसी वास्तविक सम्मान के कारण। वह आर्यन के लिए भी कोई अजनबी नहीं था। ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनर के बाहरी संप्रदाय के स्वॉर्ड चीफ के रूप में अपने समय के दौरान निखिल पहले से ही आंतरिक संप्रदाय के ईस्ट कोर्ट का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। वे परिचित थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की थी। जहां तक निखिल ने पहले जो थोड़ी सी ठंडी नफरत दिखाई थी, आर्यन ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब तुमने मुझे देख लिया है। अगर और कुछ नहीं है तो तुम और निखिल जा सकते हैं, आर्यन ने सपाट लहजे में कहा। वह स्पष्ट रूप से उन्हें बाहर निकाल रहा था। नताशा हैरान थी।
ऐसा लग रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने असभ्य शब्द आर्यन के मुंह से निकले थे। एक पल की चुप्पी के बाद उसने माफी मांगते हुए निखिल की ओर मुड़ी। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर निखिल, क्या सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर आर्यन और मैं थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। मार्शल अंकल जगदीश ली परिवार की जागीर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। निखिल ने सिर हिलाया, आर्यन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह मुड़ा और आंगन से बाहर चला गया। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन अंत में उसने नताशा की बात सुनने का फैसला किया। त्रिशा, अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो, उसने धीरे से कहा। त्रिशा को महसूस हुआ कि माहौल थोड़ा अजीब है। उसने स्वीकृति में आवाज निकाली, फिर मुड़ी और आर्यन के कमरे में चली गई। जल्द ही अकेला आर्यन और नताशा ही बबूल के पेड़ के नीचे रह गए। एक पल के लिए नताशा ने करीब से उसे घूरा, फिर उसके होंठ हल्के चंचल ढंग से ऊपर उठे और उसने अपनी ठोड़ी बाहर निकाली। अगर मैं नहीं आती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम इतने नीचे गिर गए हो। अब वह पूरी तरह से एक अलग इंसान लग रही थी। वह अब विनम्र, कोमल या सुरुचिपूर्ण नहीं थी। उसके सुंदर नयन नक्श बेझिझक गर्व और तिरस्कार से विकृत थे। ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनर के बाहरी संप्रदाय का पूर्व स्वॉर्ड चीफ कितना गौरवशाली था। किसने यह मानने की हिम्मत की होगी कि तुम एक अपमानित घर जमाई बनकर रह जाओगे जो ग्वेंगलिंग सिटी के मजाक का पात्र है? नताशा खिलखिला उठी। क्यों? कैसा महसूस हो रहा है? भयानक है ना? तो तुम मेरी शर्मिंदगी की गवाह बनने आई हो? आर्यन की भौहें चढ़ गईं। वह खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। 3 साल, मैं इतने लंबे समय तक उस जैसी चंचल, अविश्वसनीय महिला को कैसे पसंद करता रहा? हां, बिल्कुल, मैं तुम पर हंसने आई थी। नताशा ने इसे नकारने की कोशिश भी नहीं की। उसने ताना मारा, तुम कभी बाहरी संप्रदाय के स्वॉर्ड चीफ थे। मैंने तुम्हें फुसलाने और तुम्हारा दिल जीतने के लिए हर संभव कोशिश की। जब भी मैं तुम्हें देखती थी, मुझे पूजा और सम्मान करने का दिखावा करना पड़ता था। मैंने सोचा था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम आसानी से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर जाओगे, और एक बार जब तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरी मदद कर सकते हो और मुझे भी अंदर ला सकते हो। किसने सोचा था कि आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने से पहले तुम अपनी साधना खो दोगे और केवल कचरा बनकर रह जाओगे? उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसका सुंदर चेहरा नफरत से विकृत हो गया था। मैंने तुम पर 3 साल की कड़ी मेहनत डाली, सब बर्बाद। आर्यन की सिकोड़ी हुई भौहें धीरे धीरे शांत हुईं और उसने सपाट लहजे में कहा, तो तुम कह रही हो कि जब तुम मेरे पास थीं तो तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई वास्तविक भावनाएं नहीं थीं? बेशक। नताशा ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह उसकी आंखों में चोट का भाव देखने और उसे गुस्सा होते हुए देखने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसने जल्द ही पाया कि आर्यन अभी भी पूरी तरह शांत था। उसका उदासीन व्यवहार उसे बहुत असहज कर रहा था। अंत में उसने अपना सामान्य संयम वापस पाया और चमकते हुए मुस्कुराई। लेकिन यह ठीक है, तुम्हारे कचरा बनकर रह जाने के बाद मैंने किसी और को ढूंढ लिया। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर निखिल और मैं अब साथ हैं। वह इनर सेक्ट के ईस्ट कोर्ट का शिष्य है। ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनर में एक अतुलनीय रूप से चमकदार व्यक्ति, इस समय का महत्वपूर्ण इंसान। तुम्हारी दुर्घटना से पहले भी तुम उसके जूते उठाने लायक भी नहीं थे, और उसकी मदद से मैं 6 महीने पहले आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर गई। मेरी वर्तमान स्थिति तुम्हारे जैसे अपंग घर जमाई से कहीं ऊपर है। वह जितना ज्यादा बोलती गई, उतनी ही ज्यादा आत्मसंतुष्ट लगी। यह स्पष्ट था कि वह जानबूझकर आर्यन को उकसाने और अपमानित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि आर्यन के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? नताशा खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। मुझे बस निखिल के लिए थोड़ा दुख हो रहा है, आर्यन ने लापरवाही से कहा। वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक साधन है। जैसे ही तुम्हें चिपके रहने के लिए कोई बेहतर इंसान मिलेगा, तुम निश्चित रूप से उसे दरवाजे से बाहर निकाल दोगी। नताशा जम गई, फिर हल्की सी मुस्कुराई। आर्यन, ओह आर्यन, मुझे हैरानी है,
लगता है कि जब से हम पिछली बार मिले थे, तब से तुम बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं इसे अब किसी के सामने स्वीकार नहीं करूंगी। आर्यन ने सिर हिलाया। मैं यह समझ सकता हूं। तुम कुछ नहीं समझते। नताशा ठंडी हंसी। मैं सिर्फ 6 महीने पहले आंतरिक संप्रदाय की शिष्य बनी। अगर तुमने मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद नहीं किए होते, तो मैं यह और भी तेजी से कर सकती थी। आर्यन ने मन ही मन आह भरी। उन 3 सालों में मैं सचमुच अंधा था। यह महिला सिर्फ चंचल नहीं है, यह तो एक ऐसी वेश्या है जो ऊंची पदवी पर चढ़ने के लिए हर जरूरी साधन का सहारा लेती। आर्यन ने इसके बारे में सोचा, फिर गंभीरता से कहा, तुम्हारे तरीके और चतुराई अभी भी कम है। कोई सच्चा सक्षम व्यक्ति सिर्फ थोड़ी सी नाराजगी निकालने के लिए अपना असली बदसूरत स्वभाव जाहिर नहीं करेगा। यहां तक कि सबसे नकली, सबसे काली दिल वाली वेश्या को भी एक खूबसूरत बाहरी आवरण बनाए रखना पड़ता है। जवाब में नताशा केवल अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराई। तो आखिर तुमने अपना आपा खो दिया और अपमान करने लगे? मैं तुम्हें बताती हूं, दूसरे लोगों की नजरों में मैं कोमल, विनम्र, पवित्र और विचारशील हूं। संप्रदाय की पिछली पीढ़ी के कुछ सदस्यों को भी मेरे लिए भावनाएं विकसित हुई हैं। भले ही तुम्हारे जैसा अपंग घर जमाई कहे कि मैं वेश्या हूं, कौन तुम पर विश्वास करेगा? वह अतुलनीय खुशी से हंसी। जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर, देर हो रही है। निखिल की आवाज आंगन के बाहर से आई। अचानक नताशा की मुस्कान फीकी पड़ गई और साथ ही उसकी क्रूरता, नफरत और नाराजगी भी गायब हो गई। उनकी जगह हल्की चिंता और भेद्य सुंदरता के भाव ने ले ली। उसका व्यवहार विनम्र था और वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, शालीन और सुरुचिपूर्ण थी। आर्यन ने सिर हिलाया। कौन अनुमान लगा सकता था कि यह सब एक नाटक था? आर्यन, मैं और तुम पहले ही दो अलग दुनिया के हो चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कड़वा या अनिच्छुक महसूस करते हो। तुम बस एक चींटी की तरह दूसरे की छत के नीचे रह सकते हो और अपमान में जीते रह सकते हो। भविष्य में मैं अनिवार्य रूप से ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगी, उन ऊंचाइयों तक जहां तुम केवल देख सकते हो लेकिन कभी पहुंच नहीं पाओगे। नताशा करीब आई। उसकी निगाहें हृदयहीन और उदासीन थीं। याद रखना, उसने फुसफुसाया, आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, वरना कौन जानता है कि मैं क्या कर सकती हूं। वह हल्की सी मुस्कुराई, फिर जाने के लिए मुड़ी। बेशक, अगर तुम लोगों को बताओगे भी तो तुम्हारे जैसे अपंग घर जमाई पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आर्यन ने उसे जाते हुए देखा। वह अपनी नाक रगड़कर हंसे बिना नहीं रह सका। यह सबसे अच्छा था। कम से कम उसने अपनी एक मानसिक गांठ तो खोल दी थी। उसके जैसी पतित महिला के लिए तरसने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि वे कहते हैं, एक जहरीले सांप के दांत, एक ततैया का डंक, दोनों में से कोई भी वेश्या के दिल जितना जहरीला नहीं होता। जीजा जी। दरवाजा चुपचाप खुला और त्रिशा अंदर आ गई। हालांकि उसका भाव विरूप था और जब उसने आर्यन को देखा तो उसकी निगाहों में चिंता का भाव था। तुमने सुना? आर्यन ने पूछा। साफ साफ नहीं, लेकिन मैंने उसका कुछ हिस्सा सुना, त्रिशा ने नाराजगी से कहा। वह महिला तो बस दुष्ट है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा। अगर मुझे पता होता कि वह बुरे इरादों से आई है तो मैं उसे यहां नहीं लाती। उसके जैसे लोगों की बाहर कोई कमी नहीं है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए और त्रिशा के बाल सहलाते हुए कहा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अचानक उसने देखा कि हालांकि उन्हें पिछली बार मिले हुए केवल 1 हफ्ता ही हुआ था, लड़की के आभा में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया था। क्या तुमने रिफाइनिंग सिन्यू शुरू कर दिया? आर्यन ने आश्चर्य से पूछा। त्रिशा ने तुरंत उसे एक चमकदार मुस्कान दी। यह इसलिए है क्योंकि जो तकनीक तुमने मुझे सिखाई है वह अद्भुत है, उसने खिलखिलाते हुए कहा। केवल 7 दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है। आर्यन भी मुस्कुराया, फिर निर्देश दिया। साधना करते समय जल्दबाजी से बड़ा कोई वर्जित नहीं है। अपनी नींव को स्थिर करना और खुद को संयमित करना याद रखना। तुम्हें तेजी से प्रगति के लिए लालची नहीं होना चाहिए। त्रिशा ने दृढ़ता से सिर हिलाया।
मैं इसे ध्यान में रखूंगी। ठीक है, क्या तुम ड्रैगन्स गेट बैंक्वेट में भाग लेने की योजना बना रही हो? आर्यन ने पूछा। उसने सिर हिलाया, फिर उसे झुका लिया, जैसे कि उसकी निगाहों से बच रही हो। जीजा जी, मैं आज यहां इसलिए भी आई हूं क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आर्यन स्तब्ध रह गया। वह क्या है? उसने फुसफुसाया। कल सुबह अंकल सौरभ मुझे और मेरे पिता को शहर से बाहर ले जा रहे हैं। हम अपनी बहन से मिलने हेवंस ओरिजिन अकादमी जा रहे हैं। हम कम से कम आधे महीने के लिए दूर रहेंगे और अंकल ने कहा कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। वह उदास और असहाय लग रही थी। क्या तुम्हें डर है कि मैं नाराज हो जाऊंगा? हाँ हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन हंसे बिना और उसे दिलासा दिए बिना नहीं रह सका। यह स्पष्ट था कि वह उसके लिए चिंतित थी। इतने मामूली बात पर इतना चिंतित होने का और कोई कारण नहीं था। तो जीजा जी, क्या आप मेरी बहन को कुछ बताना चाहेंगे? एक पत्र भी काम करेगा। मैं उसे आपकी ओर से दे सकती हूं, त्रिशा ने तेजी से कहा। आर्यन ने नहीं, मुझे नहीं कहने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने युवा महिला की उत्सुक निगाहें देखीं तो उसका दिल नरम पड़ गया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह अब भी उम्मीद कर रही थी कि वह और उसकी बहन सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। अफसोस, हालांकि वह यह नहीं जानती थी, वह और आर्या एक दूसरे को अजनबी मानते थे। उनके बीच न तो कोई दरार थी, न ही सुधारने के लिए कोई रिश्ता। उनके अलग रहने का कारण, उनके एक दूसरे को पसंद न करने का कारण उनकी शादी ही थी। जेड कैपिटल के सुपरिवार ने पर्दे के पीछे से जबरन हस्तक्षेप किया था और वेन परिवार की कुलमाता ने सहयोग किया, जिससे आर्या के पास अन्यायपूर्ण होते हुए भी शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह खुद वेन परिवार में शादी करना चाहता था। ऐसा करें, तुम मेरी ओर से एक पत्र दे सकती हो। आर्यन ने इसके बारे में सोचा, फिर अपने कमरे में गया और जल्दी से एक पंक्ति का पाठ लिख डाला। जब वह लौटा तो उसके पास एक मुहरबंद लिफाफा था, जिसे उसने त्रिशा को दिया। अब तुम्हें ज्यादा आश्वासन महसूस होना चाहिए, है ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। त्रिशा ने लिफाफा स्वीकार किया और सावधानी से उसे रख लिया। हम जैसे ही वह जाने वाली थी, आर्यन ने उसे एक अंतिम निर्देश दिया। याद रखना, तुम अपनी बहन को वह गुप्त कला नहीं सिखाओगी जो मैंने तुम्हें दी है। चिंता मत करो जीजा जी, वह रहस्य हमारे बीच ही रहेगा। मैं किसी और को नहीं बताऊंगी। त्रिशा ने हाथ हिलाया, फिर खुशी से कूदते हुए चली गई। सौरभ आर्या से मिलने हेवंस ओरिजिन अकादमी जा रहा है। वह शायद ड्रैगन्स गेट बैंक्वेट में बिल्कुल भी भाग लेने की योजना नहीं बना रहा है। ऐसा लगता है कि आर्या और ग्रैंड मास्टर की शिष्या के रूप में उसकी स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्यन आंगन में अपनी बाहें पीछे किए खड़ा था, लेकिन यह तो अपेक्षित ही था। एक ग्रैंड मास्टर की शिष्या गुआंगलिंग सिटी के भीतर हर प्रमुख शक्ति को डराने के लिए काफी है। जब तक वेन परिवार इस ट्रम्प कार्ड को रखता है, उन्हें गुआंगलिंग सिटी की स्थिति में किसी भी बदलाव से डरने की जरूरत नहीं होगी। उसने सिर हिलाया। वह अंदाजा लगा सकता था कि जो महिला नाम मात्र के लिए उसकी पत्नी थी, वह क्या सोच रही थी। उसने निस्संदेह शुरू से ही इस शादी का विरोध और नाराजगी रखी होगी, जिसने उसे अपनी शादी को रद्द करने का अवसर हथियाने के लिए और मजबूत होने के लिए प्रेरित किया। क्या उसकी नफरत उस तक फैली हुई थी या नहीं, आर्यन नहीं जानता था और उसे परवाह भी नहीं थी। वह वास्तव में उत्सुक था कि वह उनकी शादी भंग कर दे। इससे वह खुद ऐसा करने की परेशानी से बच जाएगा। अचानक आंगन के दरवाजों के बाहर से केयर टेकर हरीश की आवाज आई। सर, आपसे मिलने के लिए एक मेहमान आए हैं।